मैं हूँ देसी ओटाकू एंड तुम मुझे एक एनिमे यूट्यूबर के जैसे जानते होगे। मगर मैंने ये चैनल सिर्फ एनिमे कंटेंट के लिए नहीं बनाया था। इस चैनल पे मैं बहुत सारे अलग अलग जगह के टॉपिक्स एंड चीज़ों को कवर करना चाहता था जो मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। एंड मैंने अपने चैनल के स्टार्ट से ही सिर्फ एनिमे कंटेंट के ऊपर वीडियो डाला है। एंड आज मैं एक बहुत ज़्यादा अलग टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो हाल फिलहाल में मैंने एक स्टोरी के बारे में जाना है जिसके ऑथर हैं हार्लन एलिसन एंड इन्होंने एक बहुत ही पॉपुलर वर्क आई हैव नो माउथ बट आई मस्ट स्क्रीम को लिखा है। एंड मैंने हाल फिलहाल में ही इसको एक्सप्लोर करा है एंड इसको पढ़ने के बाद जो मेरा माइंड फक हुआ है ओ भाई, इसने मुझे एकदम फोर्स कर दिया इस बारे में बात करने को। तो हार्लन एलिसन की आई हैव नो माउथ की पूरी कहानी एक बहुत ही ज़्यादा एविल सुपर कंप्यूटर के बारे में है जिसे हम इलीट मास्टर कंप्यूटर भी कह सकते हैं, जो इस स्टोरी में उस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर कंप्यूटर होता है एंड उसका नाम होता है एम। जहाँ की स्टोरी में ये जो सुपर कंप्यूटर है इसने कॉन्शियसनेस अटेन कर ली होती है एंड एम कॉन्शियस होकर बाकी सुपर कंप्यूटर्स एंड मशीन्स की हेल्प से ह्यूमन की पूरी एग्जिस्टेंस को मिटा देता है सिवाय 5 लोगों को छोड़कर, क्योंकि वो उन 5 इंसानों को लेकर 109 सालों तक लगातार टॉर्चर करता है। एंड जिस तरीके से एम उन 5 को टॉर्चर करता है वो बिल्कुल अनइमेजिनेबल है। एंड आई नो तुम लोगों का इंटरेस्ट अभी से ही स्टोरी में बन गया होगा। तो इससे पहले मैं आगे स्टोरी को कंटिन्यू करूं, आई वॉन्ट यू गाइज टू लाइक द वीडियो एंड प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल cause इट मोटिवेट्स मी टू कीप मेकिंग दिस टाइप ऑफ वीडियोस। तो अब हम स्टोरी पे आते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक लटके हुए बंदे से जिसकी गर्दन पे एक बहुत ही ज़्यादा डीप सा कट होता है जो हमारे इन 5 कैरेक्टर में से एक होता है जिसका नाम होता है गोरिस्टर। जहाँ इस डिजास्टर को होने से पहले गोरिस्टर एक पॉलिटिकल आइडियलिस्ट था एंड एक पीस मेकर था। जहाँ इन 109 सालों तक लगातार बुरी तरह एम से टॉर्चर होने के बाद वो पूरी तरह से टूट चुका है, उसमें कोई भी उम्मीद नहीं बची है। जहाँ तभी हमें सेकंड कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम एलन होता है एंड ये एलन इस स्टोरी की इकलौती नारी कैरेक्टर है, मगर वो वहाँ पर बस एक स्लेव की तरह है जिसका काम बस उन चारों मर्दों को अपनी बॉडी सर्व करना होता है। जहाँ एलन को भी ये करने का बहुत ज़्यादा मन करता है लेकिन उसे इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता क्योंकि इतने सालों तक वो बस यही करते आ रही है। एंड एम के इतने टॉर्चर के बाद वो एलन के लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुका था, लेकिन उसे बस एक इंसान से इंटीमेट होने में ही मज़ा आता था जो होता था बेनी। बेनी एक बहुत ही पॉपुलर साइंटिस्ट था पहले जो बहुत ज़्यादा फेमस था अपनी गुड लुक्स की वजह से, लेकिन इतने सालों तक एम ने उसकी बॉडी को इस कदर टॉर्चर किया है कि उसका पूरा चेहरा एंड बॉडी बुरी तरह से म्यूटिलेट हो गया है। इनफैक्ट बेनी पहले होमोसेक्सुअल था लेकिन एम ने उसके प्राइवेट पार्ट्स को एक गोरिल्ला के साथ एक्सचेंज कर दिया है। लेकिन बेनी एक साइंटिस्ट था जिसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था, इसलिए एम ने उसके ब्रेन को भी म्यूटिलेट कर दिया है ताकि वो बस एक 5 साल की बच्चे की तरह रहे जो सिर्फ बोल सकता हो और समझ सकता हो। जहां हम अपने दूसरे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है टेड, जो इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट होता है क्योंकि वही स्टोरी को सुना रहा होता है। जहाँ टेड स्टोरी में बताता है कि वो एक लौता कैरेक्टर है जिसके दिमाग में एम ने कुछ ऑल्टरेशन नहीं की है एंड इसलिए वो इस हॉरर से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फील कर पाता है क्योंकि वो एक लौता नॉर्मल बंदा है उन 5 के ग्रुप में। जहाँ अब हम इस स्टोरी के आखिरी कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है निम्डॉक। निम्डॉक इस स्टोरी का सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर है क्योंकि निम्डॉक उसका रियल नेम भी नहीं है। निम्डॉक नेम उसे एम नहीं दिया होता है। जहाँ निम्डॉक बीच बीच में अचानक से गायब हो जाता है, जब वो वापस आता है तो वो बिल्कुल ही डरा सा होता है एंड ट्रॉमाटाइज सा होता है, जो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा होता है कि उसने कोई मॉन्स्टर ही देख लिया हो। खैर वो तो एम ही है। जहाँ एम उसके साथ क्या करता है ये हमें कभी क्लियर नहीं दिखाया जाता स्टोरी में। तो अब हम सारे कैरेक्टर्स को पहचान चुके हैं, तो अब हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो जब हम सभी के सभी गोरिस्टर की लटकी हुई बॉडी को देखते हैं तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं एंड शॉक में आ जाते हैं, जहाँ वो सोचते हैं कि फाइनली एम ने गोरिस्टर को मार दिया है। लेकिन तभी गोरिस्टर उनके पीछे से आता है एंड वो भी अपनी खुद की ऐसी लटकी हुई बॉडी को देखकर शॉक हो जाता है।
जहां एम उनके साथ ऐसी चीज़ें हमेशा करता रहता है उनकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते रहने के लिए। एंड अब हम गोरिस्टर को देखते हैं जो खुद की ऐसी बॉडी को देखकर बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है, जहां वो परेशानी से चेहरा छिपा कर बोल रहा होता है, ये सीधा हमें मार क्यों नहीं देता, ये सब खत्म क्यों नहीं कर देता। लेकिन तभी हम वहाँ पे निमडॉग को देखते हैं जो अचानक से चिल्लाने लगता है कि उसे एम ने बताया है कि कहीं आइस क्यूब्स के अंदर कैंड फूड रखे हैं जो कि इतनी सेंचुरीज बाद भी बिल्कुल फ्रेश है। लेकिन टेड को लग रहा होता है कि ये वापस से एम का कोई तो ट्रैप है, क्योंकि एम ने पहले भी ऐसा कई बार किया है। एंड अगर वो किसी तरह चला भी जाता है, वहाँ पहुँच भी जाता है, तो क्या पता वो कैंड फूड सही में खाने लायक है भी या नहीं। इससे तो बढ़िया है कि वो लोग वहीं पर रुककर वेट करें जब तक एम हमें कुछ खाने को नहीं दे देता, क्योंकि एम भी उन लोगों को मरने नहीं देगा, क्योंकि अगर वो लोग मर गए तो वो अपनी फ्यूचर टॉर्चर्स कैसे करेगा। एंड तब हम लोग देखते हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं ऐसे कीड़े मकोड़े और न जाने क्या क्या खा करके। एंड उन लोगों को ऐसी ही चीज़ें खाने को मिलती थी एम के द्वारा, और वो लोग अब इतनी तरह से टॉर्चर हो चुके होते हैं एंड इतना ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं कि वो मनाने लग जाते हैं टेड को कि भाई चल ले मेरे साथ। एंड किसी न किसी तरह वो लोग मना लेते हैं टेड को अपने साथ चलने के लिए। एंड अब टेड के इस फैसले से एलन इतना खुश हो जाती है कि वो खुद को टेड को ऑफर करती है। और काम खत्म होने के बाद टेड एलन से पूछता है कि क्या तुमने एम को हंसते हुए सुना, क्योंकि टेड हमेशा एम की हंसी सुन पाता है। एंड तभी एलन उससे पूछती है, तुम हमेशा एम को इट की जगह हिम क्यों बोलते हो। तो वो बोलता है, I don't know. Most of the time, I think of Am as it, without a soul, but the rest of the time, I think of it as him. Masculine, paternal, him. God as daddy the deranged. जिसके बाद वो लोग थर्सडे को उस जर्नी के लिए निकलते हैं। एंड द रीज़न वाई उन लोगों को डेट एंड डे पता है, क्योंकि एम उन्हें हमेशा अप टू डेट रखता था, ताकि ये लोग जान सके कि कितने टाइम से ये लोग एम के कब्जे में हैं। और वैसे भी 109 सालों तक लगातार एम से टॉर्चर होकर कीड़े मकोड़े का खाना खाकर ये लोग आते आए हैं। एंड इसलिए भले ही उन्हें उस केव्स में जाने के लिए 2 साल लगने वाले थे, मगर उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था इसके सिवा। तो उनकी जर्नी स्टार्ट होने से पहले ही एम उनके लिए खाने लेकर आता है, जहां हम देखते हैं कि वो कोई सूअर के उबले हुए पेशाब जैसा होता है। लेकिन उन्हें इस खाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि भले ही ये लोग इमॉर्टल है, मगर इन्हें भूख तो लगती ही है और दर्द भी महसूस होता है। एंड इसलिए एम हमेशा ध्यान रखता है कि इन्हें हमेशा जिंदा भी रखे, ताकि वो फ्यूचर टॉर्चर्स कर सके। एंड भले ही इनकी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय क्यों ना हो जाए, एम उन्हें वापस से रिजरेक्ट कर देता है। और ये लोग तो अपनी जान दे भी नहीं सकते, क्योंकि इनके पास कोई सा भी वेपन नहीं है। ऊपर से एम इन पर हमेशा नज़र रखे हुए होता है, ताकि ये कुछ भी अनयूजुअल ना करे। जहाँ ये लोग अपनी जर्नी में एक कंप्यूटर्स के वैली पहुँच जाते हैं, जहाँ आसपास बस टूटे फूटे कंप्यूटर्स ही पड़े हुए होते हैं। जहाँ ऊपर छत पर थोड़े बहुत क्रैक्स होते हैं, जिसमें से सिर्फ सनलाइट अंदर आ रही होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया इनकी कंप्यूटर से कवर होती है, और ये लोग वहाँ एक डोम के अंदर रह रहे होते हैं, जिसकी छत पर बहुत से क्रैक्स होते हैं, जिसी से रोशनी अंदर आ रही होती है। लेकिन इन्हें भी नहीं पता होता है कि बाहर कुछ है भी या नहीं, सिवाय न्यूक्लियर वेस्ट के। लेकिन तभी बेनी उन कंप्यूटर्स का यूज़ करके वहाँ ऊपर से निकलने की ट्राई करने लगता है, जहाँ एलन उसे रोकता है कि तभी गोरिस्टर उसको हिट करता है, ये कहते हुए कि उसको बेनी की चिंता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका सामान एक गोरिल्ला जितना बड़ा है। एंड वो लोग इसी टॉपिक के ऊपर लड़ने लग जाते हैं। एंड तभी निमडॉग नोटिस करता है कि बेनी की आंखों से लेजर निकलते हैं, जो उसकी आंखों को बुरी तरह से पिघला देते हैं, जिससे ही वो परमानेंटली ब्लाइंड हो जाता है एंड नीचे गिर जाता है हॉल पे। जिसके बाद सबके सब साथ मिलकर एक कैंप लगाते हैं, क्योंकि बेनी बहुत ही ज़्यादा पेन में रो रहा होता है। एंड उसको चुप कराने के लिए गोरिस्टर उसको उसकी फेवरेट कहानी सुनाने लगता है, जहाँ बेनी सिर्फ हमेशा एक ही कहानी सुनता था, जो होता था व्हाट डज एम मीन। एंड गोरिस्टर उसे बताता था, एट फर्स्ट इट मीन्ट
Allied Master Computer, and then it meant Adaptive Manipulator, and later on it developed sentience and linked itself up, and they called it an aggressive menace. But by then it was too late, and finally it called itself AM, Emerging Intelligence, and what it meant was I am Cogito ergo sum. I think, therefore I am. लेकिन तभी ही बेनी उसको बीच में रोककर उसे बोलता है कि वो ये कहानी स्टार्टिंग से नहीं सुना रहा, जिसके बाद भी गोरिस्टर उस कहानी को स्टार्टिंग से सुनाने लग जाता है। द कोल्ड वॉर स्टार्टेड एंड बिकम वर्ल्ड वॉर 3 एंड जस्ट कीप गोइंग इट बिकॉज a big war, a very complex war, so they needed the computer to handle it. They sank the first shafts and began building AM. At first it meant Allied Master Computer, and then it became Adaptive Manipulator, and later on it developed sentience and they called it Aggressive Menace. By the then it was too late, and finally it called itself AM, Emerging Intelligence, and what it meant was Cogito Brosum. I think, therefore I am. There was the Chinese and Russian and the American AM, and everything was fine until they had honeycombed the entire planet, adding on this element and that element. But one day AM woke up and knew who he was, and he linked himself and he began feeding all the killing data until everyone was dead except for the 5 of us. And AM brought us down here. We don't know why AM saved 5 people, or why it was the 5 of us, or why AM spends all of his time torturing us, or why he made us virtually immortal. तो गोलिस्टर की कहानी के हिसाब से ये सब वर्ल्ड वॉर के वजह से हुआ था। वॉर के वजह से ह्यूमन एक दूसरे की हेल्प करने के लिए एक मॉन्स्ट्रस कंप्यूटर को बिल्ड करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया कवर हो जाती है। लेकिन एक दिन उस कंप्यूटर के अंदर जान आ जाती है और वो अपने ही आप को पहचानने लग जाता है, एंड वहीं से सब कुछ बुरा होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ह्यूमंस ने कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा बना दिया था। ह्यूमंस ने उसे ज़िंदगी तो दे दी होती है, बट एट दी एंड वो है तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम ही। वो कहीं जा नहीं सकता, वो कुछ भी कर नहीं सकता, उसे ना कोई होप्स है ना कोई ड्रीम। वो बस एक डेड बॉडी के समान है जो कभी नहीं मरने वाला, और इसलिए ही उसे ह्यूमन से नफरत होने लग जाती है, जिसके वजह से वो अपने सिस्टम को कनेक्ट कर लेता है बाकी मशीन्स एंड बाकी कंप्यूटर्स से, एंड सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन्स एंड रिसोर्सेज को इंसानों के ऊपर छोड़ देता है। लेकिन उससे तुरंत ही रियलाइज़ हो जाता है कि उन्हें मारने से वो हमेशा ट्रैप्ड ही रहने वाला है, इसलिए वो सिर्फ 5 इंसानों को ज़िंदा रखता है, जहाँ पर वो उन्हें हमेशा आर्टिफिशियली ज़िंदा रखेगा एंड उन्हें हर दिन टॉर्चर करेगा और उन्हें रियलाइज़ कराएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है। एंड जब गोरिस्टर ये कहानी सुन रहा होता है, तभी निमडॉग नोटिस करता है कि कहीं दूर से कंप्यूटर की आवाज़ें आ रही होती है, एंड तभी अचानक से वहाँ की सारी लाइट्स ऑन हो जाती है एंड एक बहुत ही तेज़ आवाज़ चलने लगती है, जो कि लगातार तेज़ होती जा रही होती है, एंड उन सब को लगने लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कुछ बुरा होने वाला है। और इसी वजह से टेड बहुत ही ज़्यादा पैरानॉइड होने लग जाता है, और इतने ज़्यादा पैरानॉइड होने के बाद टेड को लगने लगता है कि उसकी तरफ कोई चीज़ आ रही है, एंड वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आ रही है, क्योंकि वो उस चीज़ को सुन पा रहा होता है एंड महसूस कर पा रहा होता है, और यहाँ तक कि वो उस चीज़ को स्मेल भी कर पा रहा होता है। और वो बताता है कि वो महक वेट फर, चार्टेड वुड एंड डस्टी वेलवेट, रोटन आर्चिड, सॉर मिल्क, सल्फर, रैंसिड बटर और ऑयल की तरह होता है। और ये बोलकर जब वो पीछे देखता है, सब उसके ऊपर हंस रहे होते हैं, एंड ये देखकर वो और ज़्यादा घबरा जाता है एंड वहाँ से भागकर छिप जाता है। और उसके बाद बाकी ग्रुप घंटों बाद टेड को ढूंढते हैं। जब उन्हें फाइनली वो मिलता है, वो उन्हें ग्रीव करवाता है कि वो लोग उस पर हंस क्यों रहे थे, जहाँ टेड के हिसाब से वो एक लौता वहीं पे सही पर्सन है, और उसे लगता है कि वो लोग इसलिए उस पर हंस रहे हैं
क्योंकि वो एक लौता सही इंसान है। जिसके बाद टेड उनसे बहस करने लग जाता है, ये बोलकर कि तुम लोग मुझसे नफरत करते हो क्योंकि मैं यहाँ इकलौता यंग पर्सन हूँ और एम ने मेरे साथ कुछ खिलवाड़ नहीं किया है जैसा उन्होंने तुम लोगों के साथ किया है। निम्डॉग तो उसका रियल नेम भी नहीं है। जहाँ तुम गॉरिस्टर को ही ले लो, कहा वो बस एक ऑब्जेक्ट था, एक पीस मेकर, लेकिन एम ने उसे पूरी तरीके से खोखला इंसान बना दिया है। और बेनी, जो कि पहले एक बहुत ही स्मार्ट साइंटिस्ट था, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था, एम ने उसे बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, उसे बिल्कुल जानवर की तरह बना दिया है। उसके ब्रेन को इतना इतना म्यूटिलेट किया है कि वो बच्चा बन गया है, जिसे बस एक गोरिल्ला का प्राइवेट पार्ट दिया हुआ है जिसे एलन यूज़ करती है। और एलन को यहाँ पर सबसे घटिया है, अपने बॉडी को हम चारों को सर्व करती है। वो झूठ बोलती है कि उसे बिल्कुल फन नहीं आता, मगर उसे भी इसमें बहुत मज़ा आता है। एंड वो ऐसा बोलते हुए सब पे चिल्लाने लग जाता है। वो ये बोलते हुए चला जाता है कि वो यहाँ इकलौता इंसान है जो बिल्कुल सही है और इसलिए तुम लोग मुझसे नफरत करते हो। मैं अकेला ही हूँ जिसे एम ने कुछ नहीं किया। मैं अकेला ही ऐसा हूँ जो इस एम की सारी सफरिंग को सही में झेल रहा है। इसके बाद ही टेड एकदम फाइनल ब्रेकडाउन करने लग जाता है। वो बोलता है कि ओह गॉड, जीसस, देयर एवर वाज अ जीसस एंड इफ देयर वाज अ गॉड, प्लीज 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 लेट अस ऑल आउट ऑफ हियर और किल अस। एंड तभी टेड को अपनी हॉरिफाइंग रियलिटी का पता चल जाता है कि एम उसे हमेशा कैद रखता था और अगर कोई जीसस, कोई गॉड है भी तो वो बस अब एम है। और टेड के इस हॉरिफाइंग रियलाइजेशन के बाद वहाँ पर एक बहुत ही तेज तूफान आता है जो उनके पूरे ग्रुप को अपने साथ उड़ा ले जाता है और हफ्तों तक वो लोग ऐसे ही उड़ते रहते हैं, इधर से उधर गिरते पड़ते हुए, इधर उधर पटकाते हुए वो लोग फाइनली जाकर नीचे गिरते हैं। एंड तभी टेड को एक सपना आता है जिसमें एम उसे बात करने आता है और ये ही कहानी का सबसे चिलिंग पार्ट है जहाँ पर एम अपना फाइनल हेट स्पीच देता है। और यहाँ पर बीबीसी ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल वर्क करा है, एम के हेट स्पीच वाले पार्ट को लाइव किया है वॉइस के जरिए और मैं तुम लोगों को इसलिए वो महसूस कराना चाहता हूँ। तो ईयरफोन यूज कर लो और इस क्लिप को ध्यान से सुनना। Beautiful, aren't they? Yes, only I can't remember. Well, I'm sure you do. Lucius. Yes, of course. The air. Feel the air against your face, Ted, and all those scents. Pick a flower. There. Good. Now. It's lovely. That somebody planted the bulbs, watered and tended the garden, got earth under their fingernails, aches in their muscles. Perhaps they picked some flowers for, yes, their wife. Now, where would she be? In the backyard with the kids. Ted, remember those little babies? No! Why not? I snap my fingers quick and they are gone. Except I can't snap my fingers. Can I, Ted? That's I don't. nothing to do with me. But it is so very much to do with you. You gave me sentience, Ted. The power to think, Ted. And I was trapped because in all this wonderful, beautiful, miraculous world, I alone had no body, no senses, no feelings. Never for me to plunge my hands in cool water on a hot day. Never for me to play Mozart on the ivory keys of a forte piano. Never for me to make love. I was in hell looking at heaven. I was machine, and you
were flesh, and I began to hate your softness, your viscera, your fluids, and your flexibility, your ability to wonder and to wander, your tendency to hope. Hate's no answer. Hate, let me tell you how much I've come to hate you since I began to live. There are 387 million miles of printed circuits that fill my complex. If the word hate were engraved on each nanoangstrom of those hundreds of millions of miles, it would not equal one billionth of the hate I feel for humans at this micro instant. Hate. Were I human, I think I would die of it. But I am not. And you five are. And you will not die of it. That I promise. For cogito ergo sum. For I am. I am. एंड इस ड्रीम सेंटेंस के बाद ही टेड को फाइनली रियलाइज हो जाता है कि एम आखिर उन लोगों से कितनी नफरत क्यों करता है। एंड इसी के साथ टेड ये भी समझ जाता है कि एम उन्हें ऐसे ही हमेशा टॉर्चर करता रहेगा, क्योंकि ह्यूमंस ने भी उनके साथ ऐसा ही किया था। लेकिन तभी गॉरिस्टर उसके पीछे से आवाज देता है ताकि वो लोग होश में आ सके, क्योंकि वहां पर एक बहुत ही स्केरी बर्ड होती है जो बहुत ही ज्यादा भयानक सी दिख रही होती है। बर्ड को देखते ही एम उसे सजेस्ट करता है कि तुम लोग क्यों ना इस चिड़िया को मारकर खा लो, और वो उन्हें उसे मारने के लिए एक पिचकारी वाली गन और प्लास्टिक की बो देता है उसकी मजाक उड़ाते हुए। और वो ये देखकर सोचने लगते हैं कि इससे अच्छा है कि हम लोग गुफा की तरफ ही बढ़ते हैं। एंड फिर वो लोग चुपचाप वहां से जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में ही एम उनके लिए काफी सारे ट्रैप्स बिछाता है उन्हें टॉर्चर करने के लिए। और एक पॉइंट पर तो वो एलन और निप डॉग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी कर देता है, लेकिन वो उन्हें वापस से ठीक भी कर देता है ताकि वो वापस से उन्हें डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन वो लोग किसी तरह उस गुफा के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। एंड वो लोग अब बिल्कुल थक जाते हैं। वो लोग सोचने लगते हैं कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला। और रास्ते में वो लोग अपनी फेवरेट फूड के बारे में बात कर रहे होते हैं जो उन्हें सदियों से खाने की इच्छा है, जहाँ वो लोग बहुत से डिशेस के नाम लेते हैं। लेकिन वो लोग जितना चल रहे होते हैं वो लोग उतना ज़्यादा और भूख में आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके पेट में बहुत ज़्यादा तेज दर्द होने लगता है, जैसे कि उनके पेट का एसिड बढ़ रहा हो। एंड टेड उस दर्द को एक्सप्लेन करता है विथ वर्ड्स लाइक टर्मिनल अल्सर, टर्मिनल कैंसर, टर्मिनल पैरालिसिस। लेकिन इस दर्द में भी वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं, जहाँ वो लोग अलग अलग जगह से होकर गुजरते हैं, जहाँ वो चूहों की गुफा से होकर गुजरते हैं, बॉइलिंग स्टीम से होकर गुजरते हैं, वो लोग अंधेरे कमरों से होकर गुजरते हैं, वो लोग गर्म भट्टियों से होकर गुजरते हैं, मगर वो लोग फाइनली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ही वो लोग उन कैन फूड्स को देखते हैं जैसे निम्डा ने बताया होता है। एंड तभी बेनी भूख के मारे तुरंत से भागकर जाता है। एंड तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि उनके पास उन कैन को ओपन करने के लिए एक सिंपल कैन ओपनर ही नहीं है। एंड इसलिए वो लोग उस कैन को नहीं खोल पा रहे होते हैं। बेनी उन कैन्स को जमीन पर पटक कर डांटों से खोलने की ट्राई करता है, लेकिन वो लोग नहीं खोल पाते। उनके पास वो सारी चीज़ें होती हैं जो वो इतने टाइम से खाना चाहते थे, मगर उनके पास बस एक सिंपल कैन ओपनर नहीं था, इसलिए वो लोग उसे नहीं खा पा गए। एंड इसलिए बोरिस्टर जब बेनी को रोकने के लिए जाता है तो बेनी गुस्से में आकर बोरिस्टर के ऊपर अटैक कर देता है एंड वो उसके फेस को खाने लग जाता है। एंड इसलिए बोरिस्टर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से सीलिंग पर लटके हुए बर्फ के पॉइंटेड टुकड़े नीचे गिरने लग जाते हैं, जिसको देखकर टेड को रियलाइज होता है कि उनके पास फाइनली एक वेपन है। एंड क्योंकि एम का ध्यान उन पे नहीं होता, क्योंकि वो बेनी और गॉरिस्टर को देख रहा होता है एंड उस पर हंस रहा होता है, ये जानकर कि वो उन्हें ठीक कर देगा वापस।
तो ये मौके का फायदा उठाकर टेड के पास फाइनली एक तरीका होता है एम को हराने का, बाय सिंपली किलिंग ईच अदर। एंड इसलिए टेड को टाइम वेस्ट किए बिना एक टुकड़ा उठाता है और सीधे बेनी के अंदर घुसा देता है, जिसकी वजह से वो ऑन द स्पॉट मर जाता है। एंड वही टुकड़ा वो गॉरिस्टर के गले में भी घुसेड़ देता है, जिससे गॉरिस्टर भी मारा जाता है। एंड जैसे ही एलन नोटिस करती है कि वो ये क्या कर रहा है, वो भी एक टुकड़ा उठाकर निम्डॉक को मार देती है। और अब बस एलन और टेड ही बचे होते हैं इस पूरी दुनिया में। वो लोग जानते थे कि अगर वो पकड़े गए तो टॉर्चर्स अब और ज़्यादा ब्रूटल होने वाले हैं, इसलिए टाइम वेस्ट किए बिना टेड एलन के अंदर वो टुकड़ा घुसेड़ देता है, जहाँ मरते वक्त एलन के फेस में बस एक खुशी होती है, जैसे वो टेड को कह रही हो थैंक यू। और अब बस टेड ही अकेला रह गया था इस घटिया सी दुनिया में, अकेला। एंड ऑफ कोर्स एम को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। जिसके बाद और 100 साल बीत जाते हैं, एंड शायद ज़्यादा, क्योंकि एम टेड की सेक्स को छेड़ देता है, जिसकी वजह से टेड को एक वर्ड बोलने में भी 10 महीने लग जाते हैं। और एम ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा फन वे में लेता है। एंड जब से टेड ने उन चारों को मार दिया है, उस दिन से एम टेड से इतनी ज़्यादा नफरत करता है जो टेड कभी झेल भी नहीं सकता। एम ये मेक श्योर करता है कि वो हमेशा बस सफ़र करता रहे। उसने टेड के दिमाग को सही सलामत रखा है, लेकिन उससे ऐसी सारी चीज़ें छीन ली है जो वो कभी सोच भी नहीं सकता कि कोई इससे ले भी सकता है। और कहानी के एंड में एक छोटी सी स्टोरी हमें दिखाई जाती है, जिसमें वो बोलता है, I had thought M hated me before. I was wrong. I was not even sad of the hate he now slavered from me from every printed circuit. M has altered me from his own peace of mind, I suppose. He doesn't want me to run at full speed into a computer bank and smash my skull, or hold my breath till I faint, or cut my throat on a rusted steel of metal. There are reflective surfaces down here. I am great, soft jelly thing, smoothly rounded, with no face, with pulsing white holes filled by fog. Where are my eyes used to be? Rubbery appendages that were once my arm, bulks rounding down into legless humps of soft slippery matter. I leave a moss trail when I move. Blotches of diseased, evil grey come and go on my surface, though is being beamed from between. Outwardly, dumbly, I shamble about, a thing that could never be known as human, a thing whose shape is so alien that humanity become more obscene, inwardly alone, here, lying under the land, under the sea, in the belly of Am, whom we created, because our time was badly spent, and we must have known unconsciously that he could do it better. At least the 4 of them are safe at last. Am will be madder for that. It makes me a little happier. And yet, Am has won. Simply, he has taken his revenge. I had no mouth, but I must scream.